आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि मनी की टाइम वैल्यू में कुछ डिफरेंस होता है। आज आपके पास 1000 रुपीज़ है। अच्छा, आज को हम एफएम के अंदर ईयर 0 से डिफाइन करते हैं। 0 मीन्स बिगनिंग, उसके बाद ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, मतलब हम भविष्य के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं पे भी अगर एफएम में आपको ईयर 0 नजर आए, इसका मतलब आज की डेट, टुडे। आज ईयर 0 का मतलब होगा 31 दिसंबर 2016। जब मैं बोलूँगा 31 दिसंबर 2016 तो एक दिन ईयर 1 भी आएगा। ईयर 1 का क्या मतलब होगा? 31 दिसंबर 2017। आज की जो डेट थी उससे ठीक एक साल बाद। उसके बाद ईयर 2 अगर आएगा, इसका मतलब होगा 31 दिसंबर 2018। उसके एक साल बाद ईयर 3 आएगा और उसका मतलब होगा 31 दिसंबर 2019। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें सिखाती है कि दो डिफरेंट टाइम पे अगर सेम वैल्यू हो तो वो सेम नहीं होती है, उसकी वैल्यू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंट आंकी जाती है। ऐसा क्यों? इसके लिए एक छोटा सा एक आप ही को मैं यूज कर लेता हूं एज एन एग्जांपल। मैं कहता हूं मैं आपको दो चॉइस देता हूं। मैंने आपके 1000 रुपीज देने हैं, तो अभी आज ही दे दूं या एक साल बाद? कौन सी चॉइस आप यूज करोगे? आज 1000 लेना चाहोगे मेरे से या आफ्टर 1 ईयर 1000 दे दूं? आप कहोगे कौन सी वाली बेटर आपको लग रही है? क्या चूज करोगे इन दोनों ऑप्शन में से? आज ही लेना चाहोगे आप, है ना? अच्छा, क्यों आप आज ही लेना चाहोगे? रीजन तो होगा ना कोई। आप क्यों नहीं एक साल के बाद? मैं कह रहा हूं एक साल के बाद भी दे दूंगा तुम्हें, आज भी दे दूंगा। तो आप करंट को ही प्रेफरेंस क्यों देना चाहते हो? अच्छा, कोई ऐसा मिलेगा क्या पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, जो कहेगा नहीं भाई साहब आपके 1 या 2 साल बाद देना, बाद में देना? हर कोई क्या चाहेगा? अभी दे दो। क्यों अभी चाहते हैं लोग? यही टाइम वैल्यू मनी का इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट होगा कि क्यों लोग आज ही चीज को लेना चाहते हैं। नंबर 1, फ्यूचर में क्या पता मेरा मूड बदल जाए। 1 साल के बाद क्या पता मेरा देने की इच्छा ही ना हो। आप कह रहे हो अभी आ रही है, आती हुई लक्ष्मी को क्यों मना करना, आने दो, आज ही आ जाए तो बेहतर है, ठीक है ना? तो कल हो सकता है मेरा मूड बदल जाए। चलो मूड नहीं बदला मेरा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, मैं देना तो चाहूं लेकिन दे ना पाऊं। अनसर्टेनिटी भी आ सकती है इसके अंदर, फ्यूचर के अंदर, ठीक है? तीसरा, 1 साल बाद मैं आपको दूंगा, आपको आज ही मिल रहा है। अच्छा, आपको मैं कहता हूं कि इससे आपको एक मोबाइल फोन खरीदना बहुत पसंद आ रहा है, आपके पॉकेट लेकिन अलाउ नहीं कर रही, ठीक है? अब आपके पास दो चॉइस है, 10,000 रुपये का मोबाइल फोन है, 10,000 आज आपको मिल जाए और 10,000 आपको 1 साल बाद मिले, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अभी दे दो, अभी मोबाइल खरीद के लेकर आने, मैंने तो, मेरा तो मन भी कर रहा था मोबाइल का, आप अभी दे दो। हम अपनी कंजम्पशन को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। लोगों के पास जैसा पैसा इकट्ठा हो तो उसको यूज करने की उसकी टेंडेंसी होती है। पैसा कमा लिया, उसे यूज करें, ठीक है? तो आप हमेशा प्रेजेंट को प्रेफरेंस देते हैं। आप क्यों वेट करना चाहोगे किसी भी फैसिलिटी को एंजॉय करने के लिए? जो काम 1 साल बाद करना है, अगर मौका मिलेगा आप अभी करोगे, ठीक है? इसलिए भी आप आज चाहोगे। अच्छा, और उसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से आप अभी वाले पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, वो है अगर आज पैसा मिल जाए तो आप कुछ नहीं करोगे। आप कहोगे सर आज 1000 दे दोगे, 1 साल बाद भी 1000 दोगे, आज 1000 देंगे तो बैंक में एफडी करा देंगे, 150 रुपये वहां पे भी कमाएंगे। 1 साल बाद दोगे 1000 रुपये, पहले दे दो 1000 रुपये। समझ में आती है? ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आप फ्यूचर के 1000 रुपये से आज के 1000 को प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है? इसका आपकी नजर में दोनों 1000 बराबर नहीं है। अगर दोनों इक्वल होते तो आप कहते हो सर कोई भी टॉस कर लो, कोई भी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फ्यूचर में दो चाहे अभी दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 100% श्योर आप आज के ऊपर ही अपना डिमांड रख देंगे। तो आपकी नजर में दोनों वैल्यू सेम नहीं है ना। अगर दोनों सेम होती तो हम इसके अंदर कोई भी ऑप्शन चूज कर लेते। आप एक ही को प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। सबको समझ में आता है? तो दो डिफरेंट टाइम में जो पैसा आपको मिल रहा है, सेम अगर मिल रहा है तो सेम एक्चुअल में सेम नहीं है। आज का 1000 रुपया फ्यूचर के 1000 के बराबर मत बोल देना आप हमें, ये बराबर नहीं है। 1 साल बाद तो 1000 नहीं है, तो 2 साल बाद तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अगर मैं बोलूं 2 साल बाद आपको 1000 दूंगा, तब तो 2 बार काट देना इसको, यही बराबर नहीं था, ये तो और भी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। और अगर मैं बोलूं कि तीसरे साल में तुम्हें दूंगा 1000 रुपये, बिल्कुल 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 नहीं है ये बराबर, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है ये।
अब अगर मैं तुम्हें बराबर की चॉइस दूं तो मुझे इसके अंदर फिगर थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें चॉइस दूंगा कि अच्छा चलो, तुमने सोचा कि हमारे को अगर आज पैसा मिल जाए तो हम री इन्वेस्ट करके और अपनी जो भी सेक्रीफाइस की कॉस्ट है हमें 10% पड़ती है। आपने एक अजम्पशन ले ली कि मेरी जो कॉस्टिंग है वो कितनी है, 10%। बैंक में एफडी करा दूंगा, 10% कमा लूंगा। मैं अभी फिलहाल इतनी सी बात से समझाता हूँ इसको, ठीक है ना। तो अगर आज मैं आपको 1000 रुपये दे दूं और 1 साल बाद 1000 रुपये दे दूं, तो आज के 1000 रुपये 1 साल बाद 1000 नहीं रह जाएंगे। नहीं, आज आपको 1000 मिल जाए, 1 साल बाद भी 1000 मिल जाए, तो आप आज कोई प्रेफरेंस यूज करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 10% तो मैं उस पर और भी कमाऊंगा। तो अगर मैं आज आपको ऑफर देता हूँ 1000 रुपये का और अगले साल मैं 10% बढ़ा के ऑफर दूं 1100 रुपये, मेरे ख्याल से अब आप कह सकते हो सर ठीक है 1 साल बाद भी दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अभी 1000 दे रहे हो और 1 साल बाद 1100 देने की बात करते हो तो कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए दोनों बराबर है, क्योंकि आज अगर 1000 दूंगा तो आप इसे री इन्वेस्ट करके उसे 1100 बना लोगे, 10% का ब्याज भी तो कमाओगे, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। या मैं सीधा ही तुम्हें 1100 दे दूं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कैसे टॉस कर लो, जो है वो दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे के लिए दोनों बराबर ही है। अभी का 1000, लेकिन फ्यूचर में 1000 नहीं लूंगा, फ्यूचर में 1100 लूंगा। आप मुझे जो मर्जी दे दो। समझ में आ रही बात ये? अच्छा, अगर मैं कुछ 2 साल बाद ले लोगे क्या 1100? आपको नहीं सर 2 साल तो फिर थोड़ा सा और बढ़ा दो, फिर इसको 2 साल का टाइम आपने 1 साल और ले लिया, 1 साल और बढ़ा दो फिर। अच्छा, जब मैं दूसरे साल देखूंगा तो मैं यहां से अपनी नजर फिर रखूंगा ना। अब 1100 हो चुके थे ना मेरे पास, तो मैं इसके अंदर से 100 रुपये प्लस नहीं करूंगा, बल्कि यहां से 10% ऐड करूंगा, 110। और मेरे को कितने चाहिए? 1210 रुपये मुझे चाहिए आफ्टर 2 ईयर्स। अगर आप कह रहे हो 2 साल के बाद पेमेंट करनी है, तो फिर आप मुझे क्या करना, 1100 की बजाय 1210 रुपये की पेमेंट कर देना। कोई भी कर दो पेमेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर दो। ऐसे ही बोलोगे ना, या तो अभी दे दो 1000, 1 साल बाद देना चाहते हो तो 1100 दे देना, और 2 साल बाद देना चाहते हो तो 1210 दे देना। जो आपको ठीक लगे वो दे देना। अच्छा, मैं कहूँ अच्छा चलो 3 साल बाद लोगे क्या 1210, तो ले लोगे क्या 1210? क्या कहोगे? सर फिर अगर 3 साल का टाइम ले रहे हो तो थोड़ा सा और बढ़ा दो, फिर इसको 10% और बढ़ा दो। यहां से 10% बढ़ाना शुरू करोगे। तुम्हारे पास फिगर थी 1210, और अगर मैं 1210 में प्लस कर दूं 10%, तो फिगर मेरे पास आ जाएगी 1331। सबको समझ में आ रही है जो फिगर मैंने निकाली है? ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आपके पास 2 डिफरेंट टाइम की इक्वल फिगर इक्वल नहीं है, लेकिन जो इंक्रीजिंग फिगर है वो इक्वल है। इसमें से आप कोई भी फिगर चूज करोगे, आप एट पार है, आपको कोई नुकसान या कोई फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां पे आप अगर चूज करोगे तो नुकसान में चले जाते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जो वैल्यूज है इनको हम नाम क्या देते हैं? इसमें से देखो, मैंने अगर देखे प्रेजेंट क्या इनमें से, प्रेजेंट क्या इनमें से, सिर्फ 0 ही प्रेजेंट है, बाकी कोई प्रेजेंट नहीं हो सकता। प्रेजेंट सिर्फ एक ही हो सकता है, प्रेजेंट तो 2 हो नहीं सकते ना। आज 2 प्रेजेंट कैसे हो सकते हैं? आज एक ही प्रेजेंट हो सकता है। आज 31 दिसंबर 2016 ही प्रेजेंट हो सकता है, कोई भी और डेट प्रेजेंट नहीं हो सकती। प्रेजेंट सिर्फ एक होता है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, फ्यूचर में कितनी डेट हो सकती है? फ्यूचर में कितने तक साल में गिना सकता हूं तुमको? चाहे जितने 1 करोड़ साल भी गिना सकता हूं। फ्यूचर तो इनफाइनाइट हो सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। तो ये फ्यूचर जो है इनफाइनाइट है। अच्छा, पास्ट कितना हो सकता है? पास्ट भी इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट जो है वो सिंगल फिगर ही, सिंगल डे ही हो सकता है। तो ये जो सारी फिगर है ये है इनकी फ्यूचर वैल्यू। ये है फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, ये है फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, ये है फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। ये सारी ही फ्यूचर वैल्यूज है। अच्छा, ये फ्यूचर वैल्यू किसकी है? ये सभी फ्यूचर वैल्यू किसकी है? इस प्रेजेंट की। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका प्रेजेंट वैल्यू भी 1000 है, इसका प्रेजेंट वैल्यू भी 1000 है, और इसका प्रेजेंट वैल्यू भी 1000 है। क्लियर है? ये 1000 की ही फ्यूचर वैल्यू है और ये उसका प्रेजेंट अमाउंट है। ये जो वैल्यू है वो 1000 की ही फ्यूचर वैल्यू है और इसका प्रेजेंट अमाउंट वो 1000 है। ये भी फ्यूचर वैल्यू है, लेकिन इसका प्रेजेंट अमाउंट 1000 है। क्लियर है बात समझ में आ गई क्या होती है फ्यूचर वैल्यू और क्या होती है प्रेजेंट वैल्यू? तो इन फ्यूचर अगर कभी आपको किसी भी डिफाइंड टाइम की फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो आप प्रेजेंट वैल्यू से ही उसकी फ्यूचर वैल्यू को निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। अच्छा, उसमें डिफरेंस नजर आएगा क्या या सेम नजर आएगा? डिफरेंस होगा। फ्यूचर के अंदर हमेशा आपको बिग अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, प्रेजेंट के अंदर
लेस अमाउंट की अमाउंट। अच्छा, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यार 3 साल बाद मैंने तुम्हें देने थे 1310, आज कितने लेगा, तो आप पूरे 1310 ही मांग लोगे क्या? आपको कैसा, अगर 3 साल बाद आपको 1331 देने ना, तो आज आप 1000 दे दो, आपका अकाउंट क्लियर करता हूँ मैं, क्योंकि आज के 1000 और फ्यूचर के वो 1331 जो है वो सेम है। तो इसलिए आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का प्रॉफिट या किसी किस्म का लॉस नहीं हो रहा होगा। सबको क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब ये वैल्यूज हमें फ्यूचर में तो बहुत सारे ये रहेंगे, तो ऐसे कैसे करते रहेंगे, तो हमने इसके लिए थोड़ा सा काम अपना आसान कर लिया। आसान क्या कर लिया, हमने इन वैल्यूज की रेशो से एक टेबल बना ली। ये जो वैल्यूज मैंने निकाल के दिखाई है, उन वैल्यू की रेशियो से क्या बना ली, टेबल बना ली, और उसको हमने यहाँ पे एक प्रिंट कर लिया कि भाई फ्यूचर में आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो एक एक ये 10-10% ऐड करते हुए नहीं चलेंगे, बल्कि उस टेबल से वैल्यू को एक रेशियो जो वैल्यू निकाली है उसको यूज करके अपना फटाफट जवाब निकाल लेंगे। इस चीज को जो फ्यूचर वैल्यू निकालने का काम है, एक है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का काम। दो टाइप होंगे आपके, दो ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो आपको प्रेजेंट में आने के लिए कहा जाएगा और या आप तो फ्यूचर में जानने के लिए कहा जाएगा। दो ही काम आपको सिचुएशन होगी। पास तो हो चुका है, उसकी तो बात खत्म, तो दो ही चेक होगी, या तो आपको क्या जाना पड़ेगा, फ्यूचर में जाना होगा, या तो आपको प्रेजेंट में आना होगा। दो तरह के क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। कभी भी अगर आप फ्यूचर की तरफ मूव करना चाहते हैं, कभी भी आप फ्यूचर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं कंपाउंड करना चाहते हैं। कंपाउंड करना चाहते हैं ना, कंपाउंड करोगे, ऐड करोगे, ऐड करोगे, ऐड करने का मतलब क्या होता है, कंपाउंड करना, ठीक है। तो उसके लिए हम कंपाउंड वैल्यू फैक्टर CVF बोल देते से CVF टेबल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शॉर्ट में इसके अंदर CVF ही लिखा हुआ है आपके पास। पहले आपके पास टेबल दे सबके पास, हाँ जी ठीक है, टेबल आपके पास आ गई है। इसके अंदर आपके पास 4 तरह की टेबल जो है वो मिलेंगी। एक होगी CVF और एक होगी CVAF। इन दोनों टेबल को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो ये जो CVF या CVAF टेबल जो है वो आपकी हेल्प करेगी। और कभी भी आप फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आना चाहते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे हम। उधर कंपाउंड वैल्यू फैक्टर लगाया, अब प्रेजेंट। प्रेजेंट करने का मतलब है डिस्काउंट। अगर ध्यान से देखिए, फ्यूचर में कंपाउंड होगा, पास्ट में आओगे तो डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट माने कम हो जाना, कंपाउंड माने बढ़ जाना। तो हम इसे डिस्काउंट टेबल या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास PVF या PVAF टेबल जो है वो काम में आएगी। PVF माने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, CVF माने कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। ए का मतलब रहेगा एन्युटी। एन्युटी को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले समझ आ गया कौन सी सिचुएशन में कौन सी टेबल उठानी है। पहले तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें करना है उसके लिए कौन सी टेबल काम में आएगी। ये तो पता होना चाहिए किस काम को किससे करते हैं। मैं कहता हूं मुझे लकड़ी काटनी है, आपको सर प्लास दूं क्या? अब लकड़ी काटनी है, प्लास का मैं क्या करूंगा? जो काम करना है उसके लिए वैसा औजार दो ना मुझे। कपड़ा का मेरे को काटना है, हथौड़ा दूं क्या? अब कपड़ा काटने के लिए थोड़ा कैसे काम में आएगा? इतना तो समझ होनी चाहिए कि मुझे जो काम करना है उसके लिए वैसा औजार चाहिए मुझे। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि टेबल कौन सी उठानी है, कब कौन सी टेबल हमें उठानी है। अगर फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा कंपाउंड वाली टेबल यूज होगी, और अगर प्रेजेंट में आ रहे हैं तो हमेशा प्रेजेंट वाली फैक्टर वाली टेबल जो है वो यूज होगी। दो पहले तो काम कंफ्यूजन वाले खत्म हो जाए। अच्छा, अब उसके बाद ये टेबल में बहुत सारी वैल्यू आपको नजर आएंगी। वो वैल्यू क्या मायने रखती हैं और ये कैसे निकली हैं, कोई जादू वगैरह नहीं है। मैंने यहाँ पे जो फिगर लिखे हैं उन्हीं से मैं वो टेबल जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले CVF टेबल की जो टर्म्स हैं उनको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि CVF टेबल में जो फिगर आती हैं वो कैसे आती हैं। ये सभी फ्यूचर वैल्यूज हैं, ये सभी फ्यूचर वैल्यू है। इसका मतलब CVF टेबल के लिए कंपाउंड होती चली गई है, कंपाउंड होती चली गई है। किसकी हैं ये सभी वैल्यूज? सभी वैल्यू 1000 से आई है। इनका जो ओरिजिन है वो ये है, सबका ओरिजिन यही है, सभी इसकी फ्यूचर वैल्यूज है। अच्छा बताओगे इसका कंपैरिजन टू 1000 क्या रेशो निकलेगी? आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको एक रेशो का नंबर मिलेगा, क्योंकि इसी की फ्यूचर वैल्यू है। तो इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, दिस कंपेयर विद दिस, तो वैल्यू क्या आ गई? 1.1000, जितनी मर्जी जीरो लगा दो। अच्छा, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं इसको? जिस जो ओरिजिन है, ओरिजिन तो उसका भी यही है ना। तो आफ्टर 2 ईयर इसकी रेशियो क्या बनी? 1 ये जो फिगर है मैं इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूं कि क्या हमने फिगर निकाली है। ये फिगर हमारे पास आ गई है 1.1000। ये कितनी आ जाएगी? 1.2100। देखो ये आएगी ना।
अच्छा अगर इसको भी मैं डिवाइड कर दूं 1000 से तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको भी मैंने डिवाइड किया 1000 से तो क्या आ जाएगा मेरे पास नंबर, ये आ जाएगा 1.3310 और आगे जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो। अब जो अपनी टेबल देखिए CVF टेबल, सबसे पहले पेज पे, पेज नंबर 1 नहीं बल्कि पेज नंबर 2 है, हमने कितने परसेंट का इन्फ्लेशन रखा था इसमें, 10%। 10% से आपने इन्फ्लेट किया था। 10% CVF टेबल पेज नंबर 2 पे नजर आ रही होगी, आपको नजर आ रही है। अच्छा उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा है N और फिर लिखा है R। N मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स या पीरियड, पीरियड है वो, 1 ईयर पीरियड, 2 ईयर पीरियड, 3 ईयर पीरियड, और ऊपर R का मतलब था रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ कंपाउंडिंग। तो 10% टेबल की सबसे पहली फिगर देखिए क्या है, 1.1000 है। अच्छा नेक्स्ट फिगर कौन सी है, 1.2100। थर्ड क्या है 1.3310 और उसी तरह से आगे कंटिन्यू कर लिया। आपको पता चल गया ना कैसे बनाई ये टेबल, कोई जादू वादू नहीं किया, हमने बस कंपैरिजन किया कि प्रेजेंट से फ्यूचर का रिलेशनशिप क्या है। ऐसे 8% का रिलेशनशिप कंपेयर कर लिया, ऐसे 9% का कर लिया, ऐसे इसमें बहुत सारे परसेंटेज के हमने पहले से रेडी कंपैरिजन करके रखे। कोई निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा इसका यूज क्या है, रेशो से वैल्यू फ्यूचर के निकालना बहुत आसान होता है। कैसे निकालना आसान हो जाता है, आपको बस वो प्रेजेंट अमाउंट दे दे, आप अपनी रेशो चूज करो और उससे उसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास फ्यूचर का अमाउंट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें ये टेबल दे दी ना, ये वाली वैल्यू ना, अब मैं तुम्हारे यहाँ पे 1000 रुपये देता हूँ कि मुझे 1000 की फ्यूचर वैल्यू बता। आप कहोगे सर 1000 की फ्यूचर वैल्यू, हमारी रेशो कह रही है कि ये 1.3310 हो जाएगा, तो आपने 1000 दिए, मैं उससे उसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पास फिगर 1330 आ जाएगी, 331 सॉरी। समझ में आ गया मैंने कैसे निकाला, 1 सेकंड में मेरे को निकल गया पता कि जो आज 1000 रुपये उसको बस मुझे उससे क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि रेशो का रिलेशनशिप बना रखा था मैंने। तो रेशो के रिलेशनशिप में यही तो एडवांटेज होता है कि आप जस्ट मल्टीप्लाई करें अपने अमाउंट को, वो फॉरन कन्वर्ट हो जाता है फ्यूचर के अंदर। तो अब मैं अगर इसका फार्मूला लिखूं, यहाँ पे मेन फार्मूला जो हमारा किसका आ गया, फ्यूचर वैल्यू जानने का फार्मूला। कौन सी वैल्यू, क्योंकि ये CV टेबल यूज करूंगा तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाऊंगा ना, तो फ्यूचर वैल्यू जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पूछना पड़ेगा जी आज की वैल्यू क्या है, आज का अमाउंट बताओ। प्रेजेंट में कितने हैं तुम्हारे पास, फ्यूचर में जा रहे हो तो प्रेजेंट तो पता होना चाहिए, ना प्रेजेंट पता ना फ्यूचर में पता, तो कहाँ जाएंगे, फिर गड्ढे में जाएंगे और कहाँ जाएंगे इसके अंदर। तो हमें एक तो पता होनी चाहिए ना वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू, आप प्रेजेंट बताओ हम फ्यूचर बताते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू जानने के लिए आपसे यह सवाल पूछेंगे, पहले में बताइए प्रेजेंट वैल्यू और मल्टीप्लाई करेंगे CVF टेबल से। CVF टेबल मीन्स उसमें जो वैल्यू होगी। अच्छा ये वैल्यू कौन सी उठाएंगे, जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट और N पे डिपेंडेंट है, कितने टाइम और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दो चीजों के अकॉर्डिंग हम एक वैल्यू को चूज करेंगे और वहां पे अप्लाई करेंगे और हमें फटाफट पता चल जाएगा कि फ्यूचर में वो अमाउंट कितना हो जाएगा। इसका फास्ट यूज कहां पे होता है, कोई तुम्हारे पास आए कि भैया मैं 1 लाख रुपए की बैंक में FD करा के आ गया हूं 8 साल के लिए, 1 लाख रुपए की FD कराई है, आज कराई है 8 साल के लिए, बैंक वाले कह रहे हैं 10% इंटरेस्ट मिलेगा। जरा बताना तो सही मुझे, 8 साल बाद जाऊंगा बैंक से तो कितने पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया ना क्या निकालना है, हमें आज जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ उसका फ्यूचर का अमाउंट पता लगाना है। उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया 10%, उसने हमें टाइम पीरियड बता दिया 8 ईयर। तो हम सबसे पहले अपनी CVF टेबल उठाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है, प्रेजेंट वैल्यू हमें कितनी पता है, प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है 1 लाख रुपए। टेबल के अंदर देखेंगे, अब इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फटाफट अपनी टेबल देखेंगे, उसके अंदर 10% 8 ईयर्स की वैल्यू कितनी है, 2.14। इसका मतलब हम कहेंगे भैया तुम्हें 2,14,360 रुपये जो है वहां से मिलेंगे आफ्टर 8 ईयर एट द रेट ऑफ 10%। तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कोई ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ा, 1 सेकंड में आपने उसको बता दिया कि फ्यूचर में तुम्हारा अमाउंट कितना हो जाएगा। ये है इस टेबल की ब्यूटी की, आपको फटाफट आपकी वैल्यू जो है वो नज़र आ जाएगी। सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट, कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो पूछे पहले। तो हमने अभी एक टेबल सीख ली, एक का यूज़ सीख लिया। फ्यूचर की किसी भी वैल्यू को जानने के लिए, कोई भी वैल्यू जाननी हो, आप बस टेबल से परसेंटेज और टाइम पूछेंगे उससे, प्रेजेंट तो पता होना ही चाहिए, और आप कोई भी फ्यूचर डेट उसका अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली।
फाड़ना भी बहुत आसान है, सिंपल सी आपको बस उसका फैक्टर चाहिए और प्रेजेंट अमाउंट चाहिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, आ गई हमारे पास फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, अब इस रिलेशनशिप को रिवर्स में करते हैं। ये सभी फ्यूचर वैल्यू किसकी प्रेजेंट वैल्यू से आई है? इसको मिटा देता हूं मैं। ये सारी फ्यूचर वैल्यू थी ना, किसकी है ये फ्यूचर वैल्यू? ये जो 1100 रुपये है वो किसकी फ्यूचर वैल्यू है? 1000 की। प्रेजेंट ये है, फ्यूचर में आके ये हो गया। ये किसकी, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 1000। ये भी फ्यूचर में आके हो गया, लेकिन प्रेजेंट में तो ये 1000 ही था। ये इसका प्रेजेंट क्या है? 1000। सबका प्रेजेंट 1000 है। अगर मुझे प्रेजेंट में आना है तो फिर मुझे रिलेशनशिप सेम बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? तो अब अगर मुझे प्रेजेंट में आना है, वापस आना है, तो मैं कैसे वापस आ पाऊंगा उस चीज को जरा समझते हैं। मुझे पता चल गया है कि भाई जो आज 1100 हुआ वो प्रेजेंट में तो 1000 था, तो मैं कहूंगा भाई तुम 1000 और 1100 के रिलेशनशिप को आप देख लेते हैं कि क्या था वो। यहां से मैं क्या करने की कोशिश करूं, यहां से मैं प्रेजेंट में आने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली जहां आऊंगा वो ऊपर हो जाएगा। पहले जा रहा था तो ये ऊपर था, वहां आऊंगा ये ऊपर हो जाएगा। जिसको निकालना होता है वो नंबर हमेशा ऊपर होता है। जब मैं इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करूंगा, 1 डिवाइड बाय ये सारा करने के बाद ये फिगर आ रही है 0.9091 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मैं कहूंगा अभी तुम्हारे अभी प्रेजेंट पूछने थे हम, तुम्हारा क्या होगा? तो हम कहेंगे जी आप शुरू में तो 1000 थे, अब हो गए हो 1210। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो जो फिगर मेरे पास आ रही है 0.8264 ये नंबर आ रहा है। अच्छा, इसका भी प्रेजेंट अगर मैं पूछूंगा तो क्या जवाब दोगे आप? आप कहोगे भाई प्रेजेंट में तो तुम 1000 ही थे, अब हो गए, बड़े हो गए, अब तुम थोड़ा सा 1331। टाइम के साथ बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन पास्ट में तो तुम इतने ही थे ना। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो फिगर मेरे पास आ रही है 0.7513। ये मैंने 3 कंपैरिजन किए हैं, और भी कंपैरिजन होंगे, बट मैंने 3 जो है वो यहाँ पे करके दिखाए हैं। सबको क्लियर है ये? अच्छा, अब जरा प्रेजेंट में आ रहे थे ना, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल हमें यूज करनी चाहिए। फिर तो फ्यूचर में जा रहे तो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट में आ रहे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। देखना जरा, इसके अंदर एक टेबल होगी पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे है। अच्छा, हमने फ्यूचर कितने % इन्फ्लेशन से निकाला था? तो 10% वाला ही टेबल यूज करेंगे वापस के लिए भी, जिस रास्ते जाएंगे उसी रास्ते वापस आएंगे। अच्छा, आजा देखना, फर्स्ट वैल्यू 10% में कितनी गिवन है, और उसके बाद अगली फिगर कौन सी दी है? 0.8264, और उसके बाद अगली कौन सी है? 0.75। सेम है। इसके ना आगे की वैल्यू पे भी कॉन्फिडेंस बता सकते हैं, भी आगे भी ठीक ही होगी। जब ये 3 फिगर चेक हो गई हैं तो आगे भी चेक हो जाएगा। सैम्पलिंग टेक्निक तो काम आती है ना हर जगह, थोड़ा सा सैंपल देख के भरोसा हो जाए ठीक है तो हम कहते हैं सारा ठीक है। ठीक है ना? किसी का ब्लड टेस्ट करना हो कि भाई कोई बीमारी है, पता लगाना है, क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं ना डॉक्टर, सारा खून निकाल के चेक करते हैं। सारा खून निकाल के चेक करते हैं, अरे थोड़े से चेक हो जाता है, थोड़ा सा हो गया, जो उसमें है वो सब में है, तो आपको सारा खून नहीं निकालना। तो भैया हमें थोड़े से पता चल जाता है ये टेबल काम करती है। कैसे बनी है टेबल? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बड़े आसानी से बनी है टेबल में, वो ज़्यादा कोई कंफ्यूजन है नहीं। अच्छा, अब इसका क्या यूज है? आपको कोई भी फ्यूचर का अमाउंट दे, प्रेजेंट पूछे, हम कहेंगे निकालो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मल्टीप्लाई करते हैं, वो फौरन क्या बन जाएगा? प्रेजेंट बन जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा मुझे 1331 रुपये तो फ्यूचर के पता है ना, मुझे प्रेजेंट बताओ। हम कहेंगे लेकर आना है तुम्हें, प्रेजेंट में जाना है ना, तो यहाँ पे टेबल फैक्टर तुम्हारी क्या बताती है? तुम्हारी वैल्यू 0.7513 के रिलेशनशिप में आ जाएगी। यही ना तीसरे साल की वैल्यू। और आज तुम कितने हो? आज तुम 1310 हो, तो तुम्हारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तुम्हारा अभी डिस्काउंट हो जाएगा। फ्यूचर में जा रहे थे कंपाउंड हो रहा था, यहाँ पे डिस्काउंट देखो, वैल्यू छोटी है 1 से। फ्यूचर में जा रहे थे 1 से बड़ी होती गई वैल्यू, ऐड होता गया, अब यहाँ पे वो उसी हिसाब से लेस होता जा रहा है। तो जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ये 1000 आ जाएगा हमारे पास। मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा 1331 था, सॉरी ये, तो 1331 मल्टीप्लाई बाय 0.7513। हो सकता है 999 मतलब 999 आ जाए पॉइंट समथिंग, बट देखते हैं मेरे पास कितना है, 999.98 आ रहा है। और 999.98 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1000। वो भी क्यों? क्योंकि मैंने 4 डिजिट पे रोक लिया था, अगर मैंने सारे डिजिट रखे होते तो पूरा ही 1000 आता। सबको समझ में आ गया? दूसरी टेबल का यूज, दूसरी टेबल का यूज है जब तुम्हें प्रेजेंट में आना हो। प्रेजेंट हमेशा छोटा होता है, डिस्काउंट हो जाता है। फ्यूचर हमेशा बड़ा होता है। बच्चा फ्यूचर में बड़ा होगा, पास में जाओगे तो वो छोटा नजर आएगा तुम्हें। सेम चीज इसमें भी है। तो अगला फार्मूला हमारा किसके लिए हो गया? अगला फार्मूला हमारा हो गया
प्रेजेंट वैल्यू जानने के लिए। प्रेजेंट वैल्यू जानने का फार्मूला होगा कि फ्यूचर की वैल्यू बताओ। फिर फ्यूचर पता होगा तभी तो, मुझे फ्यूचर पता था तभी तो मैंने प्रेजेंट निकाला। फ्यूचर पता नहीं, प्रेजेंट कैसे निकालेंगे? तो प्रेजेंट निकालना है तो आपको, सॉरी, प्रेजेंट निकालना है तो फ्यूचर का पता होना चाहिए, और फ्यूचर निकालना है तो प्रेजेंट का पता होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, क्या वैल्यू, क्या फार्मूला होना चाहिए? हम कहेंगे पीवीएफ टेबल से मल्टीप्लाई कराएंगे तुम्हें फिर, और ये इस बात पे डिपेंड करेगा क्योंकि तो बहुत सारी वैल्यू है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि कौन सी वैल्यू हम चूज करेंगे इस टेबल की। ठीक है जी, क्लियर? अच्छा, फिर ड्यू टू मैथमेटिकल रीजंस, ड्यू टू मैथमेटिकल रीजंस ये फार्मूला उल्टा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पीवीएफ टेबल ही यूज होती है, और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए सीवीएफ टेबल ही यूज होती है, लेकिन इसको ड्यू टू मैथमेटिकल रीजन आप दूसरी उल्टी टेबल से भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स क्या कहता है जी, पीवी निकालना है, ये इसका मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका एक और तरीका भी हो सकता है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि आप अगर पीवी निकालना चाहते हैं इसमें, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीवी निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय सी वी एफ आर एन। नहीं, जब मैं पीवी यहाँ छोड़ूंगा तो ये नीचे आके डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसका फार्मूला, क्योंकि पीवी के फार्मूले के साथ उसको लिख दिया गया। तो दूसरी टेबल भी आपके लिए यूजलेस नहीं है, एक फार्मूला दोनों टेबल से निकाला जा सकता है। अगर खुद की टेबल इस्तेमाल कर रहे हो तो मल्टीप्लाई होगा, और दूसरे की टेबल इस्तेमाल कर रहे हो तो डिवाइड होगा। सेम यहाँ पे होगा, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड होगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा कि आप पीवी डिवाइड बाय पीवीएफ, और ये आर और एन पे डिपेंडेंट होगा। खुद की टेबल मल्टीप्लाई होगी और दूसरे की टेबल डिवाइड होगी। आप एक ही टेबल दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है इसमें तो भी आप फिलहाल पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको ये वाली सारी बातें जो मैंने इसमें बताई है? अच्छा, फिर अब उसके बाद इसकी भी यूटिलिटी थोड़ी सी देख लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, और देखते हैं कि इसकी यूटिलिटी क्या है। पीवीएफ टेबल अब हमारे काम में आती है। कौन से तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में पीवीएफ टेबल हमारे काम में आ सकती है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मैं कहता हूँ एक पर्सन है, वो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, 40 ईयर्स उनकी एज है। अब वो अपने बेटे को एक कोर्स कराना चाहते हैं, और कोर्स कराना चाहते हैं जिसके लिए उनको फंड्स सेव करने। वो कोई उनको, मैं कहता हूँ मेडिकल का कोई कोर्स कराना चाहते हैं जिसके लिए उनको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अभी नहीं, अभी बच्चा जो है वो 12th स्टैंडर्ड में, या और भी छोटा बच्चा है, उसको उनको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। बट ये जरूरत उनकी आफ्टर 6 ईयर है। 6 साल के बाद उनको मेडिकल का कोर्स कराना है, बच्चे को मेडिकल का कोर्स कराना है, और उनको कितने फंड्स की जरूरत होगी इस टाइम? अभी नहीं है जरूरत, फ्यूचर में है। कौन से टाइम में? 6 ईयर के अंदर। तो इसका मतलब आफ्टर 6 ईयर्स हमारी नीड जो है वो है ₹10 लाख। अब वो तुम्हारे को अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं भैया तुम एफएम पढ़ते हो, थोड़ा सा एक मेरी मदद करो, मेरे को 10 लाख रुपए जो है वो सेव करने हैं, क्योंकि मुझे 6 साल बाद बच्चे को कोर्स कराना है। मैं आज बैंक में एक एफडी कराना चाहता हूँ। आज कितने की एफडी कराऊं कि वो मेरी ज़रूरत को पूरा कर दे? तो पहली बात आप क्या बोलोगे? भैया जी जाके आप पूरे 10 लाख की एफडी करा दो। आपको ये तो पता ही है कि कुछ ना कुछ ब्याज भी मिलेगा। फ्यूचर में 10 लाख करने के लिए आज 10 लाख की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट डिस्काउंट में होगा, प्रेजेंट डिस्काउंट में होगा, उसमें आपको कम पैसों की जरूरत होगी, वो बढ़ के अपने आप 10 लाख हो जाएगा। तो आज एक्यूरेट कितने पैसे जमा कराने चाहिए? तो आप उससे एक सवाल तो उसने बता दिया, एक सवाल और कर लेना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल पूछ लेना। क्या पूछेंगे उससे? परसेंटेज क्या मिल रही है बैंक से ये बता दो, बाकी तो आपने बता दिया, टाइम तो आपने बता दिया, परसेंटेज और बता दो, अभी हम वैल्यू टेबल से ढूंढ के फिर आपको जवाब दे देते हैं। उसने भी बैंक वाले कह रहे हैं जी 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको, क्युमुलेटिव इंटरेस्ट 10%। अच्छा जी 10%, हम कहेंगे इसका मतलब हमारे को अब क्या जानना है? आज का अमाउंट, प्रेजेंट अमाउंट जानना है। प्रेजेंट अमाउंट जानना है ना, तो मैं कहूँगा जी प्रेजेंट वैल्यू जाननी है मुझे, तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगा देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई वाला फार्मूला करते हैं, क्योंकि वो अप्लाई में आसान होते हैं। तो हम कहेंगे फ्यूचर अमाउंट आपने मुझे बता दिया, और मुझे
पीवीएफ टेबल चूज करनी है और 10% वाली टेबल चूज करनी है और 6 उसमें नंबर ऑफ ईयर्स होना चाहिए। दोनों चीजें मैंने डिफाइन कर ली हैं। ये अमाउंट कितना है 10 लाख और पीवीएफ टेबल 6% और 0.5645। तो इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 5,64,500 के आसपास की फिगर हमारी होगी। अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसका मतलब फ्यूचर में वो कितना हो जाएगा, फ्यूचर में वो 10 लाख हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इस चीज को देखते हैं, दूसरा फार्मूला भी हमारी हेल्प कर देता क्या। हम कहेंगे फिगर, दूसरा फार्मूला क्या कहेगा, फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो अपनी टेबल से तो सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अपनी टेबल से तो मल्टीप्लाई किया, दूसरे की टेबल से डिवाइड। सीवीएफ 10% 6 ईयर्स, पीवीएफ से मल्टीप्लाई किया था ना, तो सीवीएफ से क्या करेंगे डिवाइड। बताएंगे जरा इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है। 10 लाख है ये तो 1 पॉइंट होगा समथिंग 7716। चलिए 10 लाख डिवाइड बाय 1.7716, ये फिगर मेरे पास आ रही है 5,64,461। यहाँ पे 500 था, 461, 10 लाख रुपए के अंदर 100 रुपए का, सॉरी 461 है, मैंने लिखा 416 है। 10 लाख रुपए में 6 साल में 40 रुपए का फर्क नहीं पड़ा, 10 लाख रुपीज। और वो भी क्यों, क्योंकि वो राउंड फिगर की वजह से, वरना बिल्कुल जवाब एकदम सेम आता है। आप इसको सेम मानोगे नहीं मानोगे, सेम है ये वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि जो डिफरेंस है वो सिर्फ राउंड फिगर की वजह से है। यहाँ पे मैंने राउंड फिगर इसको अलग तरह से किया और उसको राउंड फिगर अलग तरह से किया, अदरवाइज वैल्यू एकदम सेम है। अच्छा, इसको क्रॉस चेक भी करें क्या, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तुम्हें प्रेजेंट का पता है ना, तो फ्यूचर भी पता हो गया, होना चाहिए ना, फ्यूचर भी तो निकलना चाहिए। हमें पता है आज जो प्रेजेंट में इतना है, फ्यूचर में कितना बन जाएगा उसका हमें पहले से जानकारी, 10 लाख बन जाएगा। तो अब इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल के देखते हैं। फ्यूचर वाला फार्मूला क्या कहता है, प्रेजेंट पता है तो मैं फ्यूचर बताऊंगा। तो फ्यूचर वैल्यू अगर हमें जाननी है, वो भी कितने ईयर्स में, 6 ईयर्स में, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्रेजेंट अमाउंट बता दो, मल्टीप्लाई करेंगे CVF 10% और 6 ईयर्स। तो हमारे पास प्रेजेंट अमाउंट कितना है, प्रेजेंट अमाउंट है 5,64,500 अप्रॉक्सीमेट में, और मल्टीप्लाई कीजिए CVF की वैल्यू भी निकालिए 1.7716। अब सोचो मैंने इसी से डिवाइड किया था, उसी से मल्टीप्लाई करूंगा, वापस ये 10 लाख नहीं आएगा क्या, अप्रॉक्सीमेट 10 लाख ही आएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, PV डिवाइड बाय CVF RN, तो कितना हो जाएगा, PV इज इक्वल टू 5,64,500 और CVF टेबल, सॉरी ये डिवाइड, ये यहाँ पे हमारे पास था नीचे PVF टेबल, यहाँ पे तो PV वैल्यू रहेगी, यहाँ पे आएगा PVF टेबल, और PVF टेबल की वैल्यू कितनी थी 0.6545, सॉरी यह है 5645। आप डिवाइड करोगे तो वापस 10 ये तो कट रहा है, साफ साफ ही नजर आ रहा है, तो बिल्कुल कट जाएगा और फिगर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 लाख रुपीज आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये दो टेबल की हमें यूटिलिटी पता चल गई है कि कोई भी फ्यूचर का अमाउंट निकालना हो तो और प्रेजेंट का अमाउंट निकालना हो तो ये टेबल हमारे को काम में आ सकती है। फ्यूचर में जाना है तो CVF, और अगर प्रेजेंट में आने तो PVF टेबल प्राइमरी यूज की जाती है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर दूसरी डिफरेंट टेबल यूज कर रहे हो तो मल्टीप्लाई की जगह वो डिवाइड होगी, लेकिन जवाब आपको सेम मिलेगा। फिर आपको इसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो अलग बात है, वो हम देखेंगे कि कैलकुलेट करके खुद की भी टेबल बनाई जा सकती है। ठीक है, वो हम सीख लेंगे। अच्छा, एक इसके अंदर चीज हो रह गई है, दो टेबल हमने कर लिए हैं, लेकिन इसमें आपको 4 टेबल गिवन है। जो दूसरी 2 टेबल हैं वो हमारी एन्युटी टेबल्स हैं, CVAF और PVAF। उन 2 टेबल्स की जो यूटिलिटी है वो और भी ज़्यादा पड़ती है। क्वेश्चन ऐसे जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें वो टेबल और ज़्यादा यूज होती है। जहाँ पे आपकी एन्युटी बन रही हो वहाँ पर आपको एन्युटी वाला फार्मूला यूज करना है दोनों ही सिचुएशन में। एन्युटी का मतलब क्या होता है, एन्युटी का मतलब होता है रिकरिंग ट्रांजैक्शंस। अगर कोई अमाउंट, एक ही अमाउंट बार बार रिपीट हो रहा हो
तो उसे बोलते हैं वो एन्युटी में है। जैसे कि ईएमआईज आपकी होती है, बैंक की जो ईएमआई होती है आपको एक ही जैसा अमाउंट बार बार देना पड़ता है, तो इसका मतलब वो एक एन्युटी है। एन्युटी सीरीज का मतलब रिकरिंग ट्रांजैक्शंस। तो अगर आपके पास एक जैसी फिगर बार बार रिपीट हो रही हो तो वो रिकरिंग ट्रांजैक्शन हो जाती है, और ऐसे में हम अपना काम फास्ट करने के लिए एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। उससे हमारे को ये अलग अलग कैलकुलेशन ना करके एक ही बार में कंबाइन अमाउंट जो है वो मिल जाता है। इस चीज़ को समझाने के लिए कि एन्युटी टेबल कैसे हमारी काम करती है, मैं यहाँ पे कुछ एन्युटी की वैल्यू डालता हूँ। मैं कहता हूँ एक पर्सन है, उसने हर साल 10,000 रुपये की सेविंग शुरू कर ली है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख दूँ, क्योंकि अब रिकरिंग इन नेचर है ना, तो मुझे डिफरेंट ईयर तक ये सेविंग करनी पड़ेगी। ईयर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 टाइम्स उसने सेविंग की। कितना अमाउंट मैंने फिक्स कर लिया कि वो हर साल बैंक में जाता है और 10,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट करके आते हैं। फर्स्ट ईयर 10,000, अभी 10,000, फिर फर्स्ट ईयर 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000 एंड देन फिर 10,000। कितनी बार उसने डिपॉजिट कर दिया? 5 बार। टाइम वैसे 4 लगे क्योंकि एक डिपॉजिट तो आज ही हो गया, तो फ्यूचर में 4 साल और डिपॉजिट करना पड़ेगा क्योंकि एक डिपॉजिट डेट प्रेजेंट हो गया। ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट हो गई हैं। ईयर में 4 है लेकिन इंस्टॉलमेंट में ये 5 है। अच्छा, अब मैं ये तुमसे जानना चाहता हूं कि जब वो डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा, डिपॉजिट तो 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तब उसको कुल कितना पैसा तब तक वो सेव कर चुका होगा? तो 50,000 तो उसने वैसे प्रिंसिपली सेव किया है, ब्याज भी तो मिलेगा, तो जो ब्याज मिलेगा वो भी इसमें सेव हो गया होगा। तो टोटल ये कितना है ये जानने के लिए मुझे वैसे क्या करना पड़ता है? ट्रेडिशनल तरीके में कहेंगे कि भाई इन सब का फ्यूचर में यहाँ पे पहुंच के कितना अमाउंट आ गया जानना है। इंस्टॉलमेंट ये 5 है, लेकिन टाइम के हिसाब से जो ईयर हमारे यूज हुए हैं वो 4 साल यूज हुए हैं। 4 साल के बाद मेरा डिपॉजिट क्लोज हो जाएगा। तो मुझे इसमें देखना है कि किसको कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट का मतलब इंटरेस्ट का रिसीव हुआ होगा। तो उसके लिए फ्यूचर में जानना है मुझे, तो कौन सी टेबल इस्तेमाल करनी चाहिए? CVF, क्योंकि मैं भविष्य का अमाउंट जानने की कोशिश करूंगी 4 साल बाद मेरा टोटल डिपॉजिट कितना होगा। तो मैं CVF वैल्यू ढूंढना शुरू करूंगा और देखूंगा किसको कितने टाइम कंपाउंड करना है। ये पैसा जमा हुए पूरे 4 साल हो गए होंगे। ये वाला पैसा जमा हुए कितने टाइम हो गया होगा? पूरे 4 साल। ये पूरे 4 साल तक बैंक में रहने वाला है क्योंकि आज जमा करा दिया, और मैं फ्यूचर के अंदर इस डेट पे पूछूंगा कि आफ्टर 4 ईयर मेरे पास टोटल डिपॉजिट कितना है। तो 4 साल का ब्याज मिल गएगा इस पे। तो मुझे कितना मिलेगा? 10% में मान के चलता हूँ कि 10% जो है मुझे बैंक वाले इंटरेस्ट दे रहे थे। तो इस पे 4 साल में कितना हो गया भाई? वो 1.4641। इस पे कितने टाइम का इंटरेस्ट मिला मैं लिख देता हूँ। इस पे 4 इयर्स का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, ये तो 1 साल लेट जमा कराए ना, तो उस पे मुझे 3 इयर्स का इंटरेस्ट देगी वो। 4 साल का तो ये नहीं हुआ पूरा। अच्छा, 3 इयर्स की वैल्यू होगी 1.10। ये 3 इयर्स का एक्चुअल में मुझे इंटरेस्ट मिला। ये कितने साल डिपॉजिट रहने वाला है? ये अब 2 इयर्स ही रहेगा क्योंकि दूसरे साल में कराया, चौथे साल की मैंने वैल्यू पूछी है, तो ये तो बैंक के पास सिर्फ 2 साल तक रहा। 2 इयर्स का इंटरेस्ट है। इसके ऊपर तो 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा 1.1000। और ये तो जमा ही अभी कराया, तो इस पे काहे का ब्याज? मैंने इसी दिन की डिपॉजिट कंप्लीट होने पे तो वैल्यू पूछी थी। तो इस पे मुझे कहोगे सर इसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, वो पूरा का पूरा उतना ही रह जाएगा जितना है वो, क्योंकि इस पे 0 ईयर का इंटरेस्ट है। तो 1 से मल्टीप्लाई, एडिशन कुछ है नहीं, जैसा था वैसा का वैसा कोरा ही रह गया। ये तो ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, एज इट इज। सबको क्लियर है भाई ये? अच्छा, अब बैंक में ये चारों जमा है, ध्यान रखना ये सब जमा है, तो मुझे इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के फिर देखना पड़ेगा ये कितना हो गया होगा, वो कितना हो गया होगा, सब कितने कितने हो गए होंगे। तो इसकी रकम एट टाइम जो इसकी टोटल वैल्यू होगी, फ्यूचर वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये 14,641 हो चुका होगा तब तक। और ये 13,310, ये 12,100, ये 11,000, ये 10 का 10 पड़ा होगा। इसमें किसी किस्म का एडिशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, अच्छा अब इनको ऐड करते हैं। 14,641 प्लस 13,310 प्लस 12,100 प्लस 11,000 प्लस 10,000। ये फिगर मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है 61,051।
तो आप कहोगे सर जमा हमने कराए थे 50,000, सबका कंबाइन अगर आप जानना चाहते हो तो बैंक में डिपॉजिट टोटल हुआ होगा 61,051। सबको क्लियर है ये वाली बात? कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछें। समझ आ गया मैंने क्या किया? अब मैं कहता हूँ ये तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, अगर 10 साल दे दिए तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा काम आसान करते हैं। हमने क्या किया, एक नई टेबल क्रिएट की। जो नई टेबल क्रिएट की उसमें हमने ये जो वैल्यूज़ थी ना, इनको ऐड करके उस टेबल में लिख दिया टाइम टू टाइम। 5 साल में 5 टाइम इंस्टॉलमेंट है तो इतनी वैल्यू होगी, 4 टाइम है तो इतनी वैल्यू होगी, 3 टाइम है तो इतनी वैल्यू होगी, 2 टाइम है इतनी वैल्यू होगी, और 1 टाइम है तो इतनी वैल्यू होगी। और ये सारी की सारी वैल्यू कंपाउंड करके और ऐड करके एक नई टेबल बना दी, CVAF टेबल। कौन सी टेबल बना दी? CVAF। अब आप इसके अंदर CVAF टेबल जो है वो निकालें जरा। CVAF टेबल जो है वो आपके पास इसमें पेज नंबर 6 पे गिवन है। फर्स्ट ईयर की जो वैल्यू होगी 10% टेबल में जा देखना, फर्स्ट ईयर की वैल्यू जो होगी वो हमारा ये वाला अमाउंट होगा। 1 साल का अमाउंट इतना ही रहता है। देखो 1 पॉइंट समथिंग है, 1.00। जब 2 साल हुए होंगे तो ये इन दोनों को ऐड करके एक वैल्यू 2.100 लिखी होगी। देखो लिखी हुई है। जब 3 इयर्स होंगे तो उसमें ये भी ऐड हो जाएगा, पिछली वैल्यू में इसको ऐड कर लिया तो 3.31 हो जाएगा, और ऐसे लिखा होगा। लिखा है? तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखी है। ये टेबल वैल्यू इन सबको ऐड करके बन गई है। अब आपको बस क्या करना है, अगर फ्यूचर की वैल्यू जाननी है तो आपको बस ये पूछना है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने डिपॉजिट होने हैं। अब मैं इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए एक डिफरेंट फार्मूला बता रहा हूं। आप पूछेंगे जी एन्युटी अमाउंट क्या है? एन्युटी अमाउंट माने रिकरिंग डिपॉजिट कितना करोगे आप? रिकरिंग डिपॉजिट कितना करने वाले थे इस क्वेश्चन में? 10,000 पे। सिंगल बताना, क्योंकि वो डिक्रीज तो अपने आप हो जाएगा, ऐड तो वो अपने आप हो जाएगा। आप सिर्फ मुझे बताइए रिकरिंग अमाउंट कितना है? 10,000। अब आप ये इंडिविजुअल CVF की बजाय ये एन्युटी वाली टेबल ले लेना, क्योंकि इसमें सब जुड़ते चले गए, पिछला अगला सब जुड़ा हुआ है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करना, CVAF कितने परसेंट? 10%। और कितने डिपॉजिट हुए हैं? 5 डिपॉजिट। ईयर रहे होंगे 4, डिपॉजिट हुए हैं 5। नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, नंबर ऑफ डिपॉजिट है 5। अच्छा, चार टेबल में देखना क्या वैल्यू दी है? 6.1051। मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? पहले क्या आया था? तो क्या जरूरत है ये करने की? अब क्या जरूरत है अब ये करने की? हम कहेंगे 1 मिनट में 1 सेकंड में बताते हैं आपको कितने। पता चल गया यूटिलिटीज की क्या है? तो कभी भी आपको एन्युटी मिल जाए और फ्यूचर का अमाउंट जानना हो तो आप 1 मिनट में फटाफट अपनी टेबल सिर्फ चेंज करेंगे और उसको बता देंगे भैया आपका फ्यूचर अमाउंट ये हो जाएगा। अब कोई आ गया, उसने कहा जी मैंने एक पेंशन प्लान ले लिया, हर साल उसके अंदर 10,000 रुपये जमा कराने हैं, 15 साल तक जमा कराने हैं, 15 साल तक जमा कराने हैं, 10% इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। मुझे बताओ जब मेरा रिटायरमेंट होगा तो कितने पैसे मेरे अकाउंट में जमा होंगे? सबसे पहले उसने 10,000 रुपये बताया, वो भी रिकरिंग नेचर। तो हमें अमाउंट पता चल गया, एन्युटी अमाउंट पता चल गया 10,000। फ्यूचर वैल्यू पूछिए ना मेरा रिटायरमेंट टोटल कितना होगा, हम कहेंगे एन्युटी अमाउंट तो आपने बता दिया, परसेंटेज बता दो बस 10%। टाइम तो आप बता ही चुके 15 साल। तो हम एक एक फिगर को नहीं करेंगे, हम कहेंगे फटाफट देखेंगे CVAF टेबल 10% 15, यह 31.7725। आपके अकाउंट में 3,17,725 रुपये जमा होंगे। लो जी आपका जवाब, आपका जवाब आ गया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा कराएंगे, हो जाएंगे। तब तक जमा तो आपने 1.5 लाख ही कराए होंगे, 10-10 हज़ार करके होंगे इतने। तो इसका हम बड़ी आसानी से कोई भी फ्यूचर अमाउंट निकाल सकते हैं। सिंगल अमाउंट हो तो अलग टेबल इस्तेमाल होगी, और अगर रिकरिंग अमाउंट होंगे तो अलग टेबल। आप वैसे इससे भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में कोई और क्वेश्चन तुम्हें करना आता नहीं, बस यही करना आता है, तो फिर टेबल बना के करना, लंबा टाइम लगेगा। खाली बैठ के क्या करोगे? थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, टेबल बना के करोगे थोड़ा सही होगा। कितने मार्क्स का? वो तो डिपेंड करता है कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर। ये कम से कम 6-7 नंबर का सवाल आता है इसके अंदर, 8-10 नंबर का भी हो सकता है। इसमें डिपेंड करता है क्या इसके अंदर करना है आपको। ठीक है,
सबको समझ में आ रही है क्या हमने करना है? अच्छा, एक टेबल सिर्फ रह गई, बाकी सारा काम खत्म हो गया हमारा, वो है पीवीएफ। अगर फ्यूचर में आपके पास ये रिकरिंग ट्रांजैक्शन है और आपको उनका प्रेजेंट अमाउंट जानना है तो हम उसके अंदर टेबल इस्तेमाल करेंगे पीवीएफ। अच्छा, पीवीएफ टेबल में क्या होगा, ध्यान रखना, हम क्या प्रेजेंट को प्रेजेंट में पहले कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? प्रेजेंट को प्रेजेंट में, फ्यूचर को कन्वर्ट करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, पीवीएफ टेबल के लिए अगर पीवीएफ तो प्रेजेंट अमाउंट को नहीं आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे तो ईयर 0 से शुरुआत हुई थी, प्रेजेंट तो फ्यूचर में जा सकता है लेकिन प्रेजेंट प्रेजेंट में नहीं जा सकता। प्रेजेंट फ्यूचर में जा सकता है लेकिन प्रेजेंट प्रेजेंट में नहीं जा सकता। तो अगर आपकी टेबल इसके अंदर मैं चेंज करूं, अगर मैं पीवीएफ, तो मुझे ईयर 0 हटाना पड़ेगा। ईयर 0 नहीं बल्कि ईयर 1 से शुरुआत होगी। मैं कहूंगा अगर फ्यूचर में आपके पास पैसे आ रहे हैं तो फ्यूचर के पैसे को प्रेजेंट में बदल सकते हैं। आज के पैसे अगर वो देते तो उसे हटा के साइड में कर लेना, तुम्हारे पर कोई टेबल नहीं रहेगी, तुम एज इट इज रहोगे, तुम एज इट इज रहोगे। फ्यूचर को हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट को प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं करते। तो अगर उसने ईयर 0 दिया भी ना हो 10,000 तो सबसे पहले हम इसके ऊपर कट करेंगे, ये हमारी टेबल का पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। प्रेजेंट निकालने के लिए प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फ्यूचर है बाकी, उन सबको लेंगे। अच्छा, अगर मैं इन सब का प्रेजेंट जानना चाहूं तो ये 1 साल से डिपॉजिट है, टेबल बदल जाएगी। पहले सीवीएफ थी, अब क्या हो जाएगी? तो 1 साल बाद जो अमाउंट 10,000 है और 10% अगर पीवीएफ निकालें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.9091, यही है। अच्छा, अगली क्या हो जाएगी? 0.8264, ये कितना हो जाएगा? 0.713 और 0.68। चलो जी, ये 1 साल का डिस्काउंट होगा, ये 2 साल का डिस्काउंट होगा, ये 3 साल का डिस्काउंट होगा और ये 4 साल का डिस्काउंट होगा। ये फिगर आ जाएगी 9000, ये प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी अब 9091, 8264 और ये हो जाएगा 7513 और 6830। तो मेरे पास ये 4 ही डिपॉजिट हुए ना, एक को तो मैंने बाहर कर दिया। कितने डिपॉजिट रह गए? 4 डिपॉजिट। वैल्यू क्या है? 9091, 8264, 7513 और लास्ट में 6830। ये टोटल हो गया 31,698। अब आ जाते हैं इनके प्रेजेंट अमाउंट जानने का फास्ट तरीका। पहले बताइए क्या ये रिकरिंग डिपॉजिट है या नहीं है? तो इसका एन्युटी टेबल काम आएगी। अगर सेम फिगर ही यूज हो रही है तो एन्युटी टेबल काम में आएगी। ये सारे फ्यूचर के एन्युटी है, ठीक है, तो प्रेजेंट निकाल सकते हैं। कोई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट था उसको मैंने पहले सबसे पहले हटा के साइड कर दिया, ठीक है। तो एन्युटी अमाउंट पूछेंगे फिर से। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? पहले तो फ्यूचर जा रहे थे, कंपाउंड टेबल यूज की, अब प्रेजेंट में आ रहे हैं तो पीवीएफ कितना परसेंट? 10%। और कितने डिपॉजिट हैं? 4 डिपॉजिट है। तो जब देखें कितना अमाउंट है ये 3.1699, मल्टीप्लाई करने पर 31,699 आ जाएगा। पहले था 98, अब है 99, सेम है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया चारों टेबल कहाँ यूज होती हैं। ये जो टेबल हमारी यूज होती हैं वो किसी भी फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू को निकालने में यूज हो सकती हैं। अगर आपको रिकरिंग डिपॉजिट नजर आए तो 2 तरीके से निकल सकता है, इंडिविजुअल भी निकल सकता है, लेकिन इंडिविजुअल निकालने से बेहतर है हमारे पास एक स्पेशल टेबल है, हम उसका इस्तेमाल करके फास्ट तरीके से उसको निकाल लें, ठीक है। तो ये 4 टेबल है हमारी, चारों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कौन सी सिचुएशन में कौन सी टेबल लगेगी। अब हमें सिर्फ इन टेबल्स को अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई, कि कैसे उन टेबल्स को अप्लाई करते हैं। एक एप्लीकेशन मैं इसी फार्मूले से समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमने प्रेजेंट अमाउंट निकाला, प्रेजेंट अमाउंट निकाला। एक मैंने फ्यूचर का भी अमाउंट निकालने का फार्मूला लिखा नहीं, लिख देता हूँ यहाँ पे। फ्यूचर अमाउंट निकालने का हमारा फार्मूला था क्या? एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय CVAF R&N। सिर्फ इसकी यूटिलिटी बताने के लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कितना अच्छा और फास्ट काम हमारे को कर सकते हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हमें लगते हैं नॉर्मली इन टेबल से कितने आसान हो जाते हैं। आज तुम अपना एक कोई गोल डिसाइड कर सकते हो
कि भविष्य में, या एक पर्सन तुम्हारे पास आ गया, उसकी एज है 40 ईयर्स, उसने कहा जी मैं रिटायरमेंट प्लान लेना चाहता हूँ, ऐसा तो बैंकिंग लाइन में बड़ा कॉमन है। वो कहते हैं जी मैं तो एक प्लान लेना चाहता हूँ, मैं फ्यूचर का गोल मैंने सेट कर लिया कि मैं जब बुढ़ापा मेरा हो तो मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए हों। हम पूछेंगे अच्छा तुम्हारी एज क्या, उसने कहा जी 40 ईयर्स। कब चाहते हो रिटायरमेंट? 60 ईयर्स। तो इसका ना हमें पता चल गया 20 साल का टाइम है उसके पास सेविंग करने का। ईयर का पता चल गया कितना, 20 ईयर्स। ध्यान रखना इन 20 ईयर्स में डिपॉजिट जो है वो 21 कर सकता है अगर आज से गिनती शुरू की जाए, ठीक है ना। डिपॉजिट वो 21 कर सकता है, तो इस बात पे डिपेंड करता है डिपॉजिट 21 करेगा या 20 करेगा, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी पता चल गया कि उसकी फ्यूचर नीड क्या है, ठीक है। फ्यूचर नीड उसकी कितनी है, 20 लाख रुपीस। टाइम पता चल गया हमें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो एक ही बार में जमा कराएगा, एवरी ईयर जमा कराएगा? एवरी ईयर। जिस तरह के जो पेंशन प्लान लेते हैं लोग, वो क्या करते हैं, एवरी ईयर सेविंग प्लान करते हैं कि भाई हर साल बता दो कितना पैसा सेव करना है, 20 लाख रुपए चाहिए। मतलब उसकी जो नीड है वो एन्युटी की नीड है, रिकरिंग डिपॉजिट जो पूछ रहा है वो हमसे। तो हमें ये एन्युटी अमाउंट जो है वो नहीं पता। ईयर आपको पता चल चुके हैं, अगर 8 से जमा कराएगा लेकिन तब 21 ले लेना, और आफ्टर 1 ईयर जमा कराने तो 20 ही छोड़ देना। बस परसेंटेज चेक कर लो कितनी परसेंटेज एक आपको वैल्यू मिलेगी। हमने चेक किया बैंक में आज प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 8% में हमने टेबल प्रिफाइन कर लेनी है। CVAF टेबल होगी कौन सी, 8% एंड 20 ईयर्स। मान के चलते हैं 20 साल ही जमा कराएगा, 21 साल जमा नहीं कराएगा, 1 साल बाद से उसने प्लानिंग की है। जब बताना कितनी है वो वैल्यू, 45.76 ये। अब आप देखें तो आपको सब कुछ पता है, सिर्फ एन्युटी का अमाउंट ही नहीं पता है। तो एन्युटी का अमाउंट क्या वो निकलेगा, एन्युटी अमाउंट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 lakhs डिवाइड बाय 45.7620। और अगर मैं 20 लाख को डिवाइड कर दूं 45.7620 से, तो जो फिगर मेरे पास आ रही है वो आ रही है 43,704। हम कहे भैया जी आप ऐसा करो 43,704 रुपए की एवरी ईयर सेविंग शुरू कर दो, तो कहेगा हो जाएंगे इतने से, तो 20 साल में 8 लाख भी नहीं बनेंगे। 8 लाख बन जाएंगे मतलब 9 लाख भी नहीं बनेंगे पूरे, हो जाएंगे, घबराओ मत, हो जाएंगे, भरोसा करो हमारी बात पे, FM हमने पढ़ा है, हो जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पे इतनी फास्ट और पता चल रहा है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इसके अंदर। आप फ्यूचर का कोई भी गोल डिसाइड करके उसके छोटे टुकड़े कर सकते हो। आप वैसे मैथमेटिकली करोगे तो बहुत डिफिकल्टी में पड़ोगे, इसको लगेगा ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, 20 साल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 20 साल की कैलकुलेशन विद कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये जो हमारी टेबल्स हैं वो बहुत फास्ट हमारी कैलकुलेशन कर देती हैं। और जितनी भी बैंक EMIs हैं, सिंकिंग फंड है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे इन टेबल में से कोई टेबल चूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम पे इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें एक ही प्रॉब्लम, थोड़ी सी बिग प्रॉब्लम होगी, जिसमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सिचुएशन होगी। जैसे कि कुछ टाइम का हमारा ऐसा पीरियड हो सकता है कि कुछ टाइम हमने सोचा कि अब तो सेविंग करेंगे, फिर थोड़ा सा होल्डिंग पीरियड, 10 साल तक सेव करेंगे, फिर सेविंग बंद कर देंगे, बस उस पैसे को जमा रहने देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना, 10 साल सेविंग की, 10 साल के लिए छोड़ दिया उसको, ऐसे ही छोड़ दिया। छोड़ दोगे तो बढ़ेगा नहीं वो, तो फिर कितना हो जाएगा। तो इस तरह के डिफरेंट 2 प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर। सबसे पहले रिकरिंग वाली प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद फिर स्टेबल अमाउंट की प्रॉब्लम हो गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज़्यादा नहीं लगेगी आपको, अगर आपको इन 4 टेबल की वैल्यूज़ का मतलब पता है और उनको यूज़ करने का तरीका आपको होता है। ठीक है, सबको क्लियर है। तो ये हमारे FM का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत हमारा यूज़ होगा। अभी बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके जो है वो यूटिलिटी को देखेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही।